तो सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। अगर आप ये प्रश्न बोर्ड एग्जाम के लिए तैयार करते हो, इसमें से बहुत सारे प्रश्न आपके हाफ ईयरली में भी आएंगे और बोर्ड में तो आएंगे ही आएंगे। 90+ लाना बहुत आसान है। केवल और केवल आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को पढ़ना है, जितना हो सके उतने क्वेश्चन को पढ़ना है, ठीक है। जहां से मिले वहां से पढ़ना है। अब मैंने आपको 20 क्वेश्चन कराए, इन 20 क्वेश्चन को आपको तैयार कर लेना है, हो सके तो नोट्स भी बना लेना है। नोट्स बना लेते हो तो बहुत अच्छी बात है। हेलो स्टूडेंट्स, मैं हितेश वर्मा आप सभी के लिए फिर से लेकर आ चुका हूं क्लास 10 सामाजिक विज्ञान के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और देखिए, इस बार मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं मोस्ट इंपॉर्टेंट बहुविकल्पी प्रश्न जो आपके बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। अगर आप ये वीडियो लास्ट तक देखते हैं तो मैं आपको बताऊंगा टॉप 20 क्वेश्चन जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, ठीक है। यानी कि इस वीडियो में आप लोगों को जो मैं टॉप 20 क्वेश्चन बताऊंगा ये आपके होंगे इतिहास के, यानी कि हिस्ट्री के। और आप लोगों को मैंने बताया था कि आपकी हिस्ट्री में टोटल 3 चैप्टर पढ़ने हैं। अगर आप यूपी बोर्ड के स्टूडेंट हो, यूपी बोर्ड 2023 की तैयारी कर रहे हो, तो आप लोगों को मैंने बताया था कि आपको हिस्ट्री में टोटल 3 चैप्टर पढ़ने हैं। पहला चैप्टर आपका यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, दूसरा है भारत में राष्ट्रवाद और तीसरा है भूमंडलीकृत विश्व का बनना। देखिए, 3 चैप्टर आपको पढ़ने हैं, किसमें? इतिहास में, ठीक है। अब देखिए, इन 3 चैप्टर से जो आपके सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू थे मैंने उनको इस वीडियो में इंक्लूड किया है। अगर आप ये टॉप 20 क्वेश्चन ही पढ़कर जाते हैं एग्जाम में तो मैं आपसे ये दावे के साथ कह सकता हूं कि आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चन यहां से फंसने वाले हैं। अगर आप चैनल पर नए आए हो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी प्रकार के और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको सामाजिक विज्ञान में पढ़ने होंगे, जैसे कि भूगोल हो गया, अर्थशास्त्र हो गया, ठीक है, तो उनके भी मैं आपको टॉप 20, टॉप 30, टॉप 50 क्वेश्चन बताऊंगा, ठीक है। सबसे पहले आपको ये टॉप 20 क्वेश्चन तैयार करने हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले आपको ये टॉप 20 क्वेश्चन पढ़ने के लिए आप लोगों को इस वीडियो को लाइक कर देना है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आते भी होंगे, ठीक है। तो अगर आपको क्वेश्चन आते तो आप लोग उसका आंसर कमेंट में कर दोगे, ठीक है स्टूडेंट्स। देखिए, सबसे पहले हम आपको बताएंगे जो आपके चैप्टर नंबर 1 यानी जो आपके यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो मैं सबसे पहले आपको उसी चैप्टर के आंसर को डिस्कस करूंगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं, यानी कि पहले क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। तो देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन है ना, पढ़िएगा, पहला क्वेश्चन आप सभी का है कि गैरीबॉल्डी संबंधित था। अब देखिए, इस प्रश्न को आपको ध्यान से पढ़ना है कि आखिर में जो गैरीबॉल्डी था ये किससे संबंधित था। तो देखिए, इसमें से 4 ऑप्शन दे रखे हैं। पहला ऑप्शन दे रखा है आपका इटली के एकीकरण से, दूसरा दे रखा है जर्मनी के एकीकरण से, तीसरा दे रखा है अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम से, यानी कि अमेरिका में जो स्वतंत्रता संग्राम हुआ था उससे संबंधित था, या फिर रूस की राज्य क्रांति से संबंधित था, ठीक है। देखिए, इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर 1 होगा, यानी इटली के एकीकरण से। यानी कि जो आपका गैरीबॉल्डी था ना वो इटली के एकीकरण से संबंधित था। और अगर आपने ये आंसर पता है तो आप लोग कमेंट कर देना अगर आपको इसका आंसर आता है तो, ठीक है। नहीं आता तो आप लोग देख लीजिएगा। ऐसे आप लोग देख सकते हो क्वेश्चन नंबर हमारा जो दूसरा है, ठीक है। अब देखिए, ये जो प्रश्न कह रहा है आपसे कि निम्नलिखित में से किसने इटली के एकीकरण को संभव बनाया। मतलब कि देखिएगा, यहां पर जो आपका इटली का एकीकरण हुआ था उसमें पूछा गया है, 4 ऑप्शन दिए रखे हैं, मैजनी, गैरीबॉल्डी, कावुर और ये सभी। यानी कि इन तीनों में से कोई एक ने, या फिर तीनों ने, या फिर कोई 2 ने इटली के एकीकरण को संभव बनाया है, तो आपको बताना है। तो देखिए, 4 ऑप्शन दे रखे होंगे, इनमें से आपका राइट ऑप्शन क्या है कमेंट करके बताना, ठीक है। चलिए मैं आपको बता देता हूं, इनमें से जो राइट ऑप्शन आपका होगा वो आपका होगा ये सभी। मतलब कि मेजनी, गैरीबॉल्डी और कावुर ने, तीनों ने ही मिलकर इटली के एकीकरण को संभव बनाया था। समझ में आ गया ये प्रश्न भी। ऐसे आप लोग क्वेश्चन नंबर तीसरा देख सकते हो कि देखिए, तीसरा क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका किसकी थी। ध्यान से समझना इस प्रश्न को। पहला वाला प्रश्न और ये क्वेश्चन नंबर दूसरा और तीसरा थोड़ा सा डिफरेंट है, सेम मत समझ लेना, ठीक है। इसमें पूछा गया है कि जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका किसकी थी। देखिए, 4 ऑप्शन दे रखे हैं, जेसुपी गैरीबॉल्डी, ऑटो वॉन बिस्मार्क, नेपोलियन, और आपका इसमें दे रखा है आपका इनमें से कोई नहीं। देखिए, इसमें से आपको कोई एक ऑप्शन सही है। अब राइट ऑप्शन क्या है, तो देखिए राइट ऑप्शन आपका है ऑटो वॉन बिस्मार्क, यानी कि जर्मनी के एकीकरण में जो मुख्य भूमिका निभाई थी, यानी कि मुख्य कलाकार ये समझ सकते हो, जिसने सबसे ज़्यादा जर्मनी के एकीकरण में योगदान दिया था, जिसने सबसे ज़्यादा कर्तव्य किया था, वो आपका था ऑटो वॉन बिस्मार्क। समझ में आ गया ये वाला प्रश्न भी। ऐसे आप लोग क्वेश्चन नंबर 4 देख सकते हो कि प्रसा के राजा विलियम प्रथम को जर्मनी का सम्राट कब घोषित किया गया। तो आपको ये प्रश्न, इसका आंसर कैसे पता लगाना है मैं आपको बताऊंगा। देखिए, इसमें से आपको सन वाले आएंगे आंसर, ठीक है, यानी कि सन वाले ऑप्शन आएंगे। अब इसमें से कोई एक ऑप्शन सही होगा, मतलब कि प्रसा के जो राजा था विलियम प्रथम। यहाँ से एक और ऑप्शन आपका, एक और क्वेश्चन बन रहा है कि जो प्रसा का राजा कौन था, तो प्रसा का राजा आपका विलियम प्रथम था। कौन था? विलियम प्रथम।
समझ में आ गया ये वाला प्रश्न भी। अब देखिए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। देखिए पहला ऑप्शन दे रखा है 1800 दिसंबर यानी 1870 में, यानी दिसंबर 1870 में। दूसरा दे रखा है जनवरी 1870 में। तीसरा दे रखा है जनवरी 1871 में। और चौथा दे रखा है जनवरी 1872 में। देखिए इनमें से कोई चार में से कोई एक राइट ऑप्शन होगा। तो आइए इसका राइट ऑप्शन मैं आपको बता देता हूँ। इसका राइट ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जनवरी 1871 ईस्वी में। यानी कि प्रसा के जो राजा थे ना विलियम प्रथम, उनको जनवरी 1871 ईस्वी में क्या किया गया था, सम्राट घोषित किया गया था। समझ में आ गया कहाँ का घोषित किया गया, तो जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया था। समझ में आ गया ये वाला प्रश्न। ऐसे आप लोग क्वेश्चन नंबर 5 देखो। तो देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 5 है कि निम्नलिखित में से किस युद्ध में जर्मनी के एकीकरण का स्वप्न पूर्ण हो गया। ठीक है, तो देखिए प्रश्न को ध्यान से सबसे पहले समझना है। कह रहा है कि जो जर्मनी था उसने जब युद्ध लड़ा था तो किस युद्ध में उसका जो स्वप्न था वो पूर्ण हो गया था। ठीक है, उसने कोई सपना सोचा होगा, कोई स्वप्न सोचा हो गया, तो उसमें से यानी कि कौन से युद्ध में उसका जो स्वप्न था वो पूर्ण हो गया था। ठीक है, और ये वाला प्रश्न भी आपके चैप्टर नंबर 1 यानी बोले तो यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय का चैप्टर क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखिए इसका जो राइट ऑप्शन होगा स्टूडेंट्स वो आपका होगा फ्रांस इटली युद्ध में। ठीक है, मतलब कि 4 ऑप्शन दे रखे होंगे। पहला देखिए ऐसे दे रखा है फ्रांस प्रसा युद्ध, दूसरा दे रखा है फ्रांस इटली युद्ध, तीसरा दे रखा है ऑस्ट्रेलिज का युद्ध, और देखिए चौथा दे रखा है आपका जॉल्वे राइन का युद्ध। मतलब कि इसमें जो राइट ऑप्शन आपका होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा आपका फ्रांस इटली युद्ध में। मतलब कि जो आपका जर्मनी था उसका जो युद्ध हुआ था उसमें किस युद्ध में उसका स्वप्न पूर्ण हो गया था, तो फ्रांस इटली युद्ध में उसका स्वप्न था वो अच्छी तरीके से, यानी जो भी स्वप्न होगा वो पूर्ण हो गया था। ठीक है, समझ में आ गया। ऐसे आप लोग क्वेश्चन नंबर 6 देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 6 आपका था कि फ्रांस गणतंत्र की घोषणा कब हुई थी, यानी कि फ्रांस में जो गणतंत्र हुआ था उसकी घोषणा कब हुई थी। ठीक है, इसका राइट ऑप्शन क्या है, चलिए सबसे पहले देखते हैं ऑप्शन कौन कौन से हैं। देखिए पहला ऑप्शन 1815, बी नंबर 1830, सी नंबर 1848, डी नंबर 1871 ईस्वी। देखिए इसका राइट ऑप्शन आपको ऑप्शन नंबर ए यानी कि 1815 ईस्वी में। मतलब कि फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा सन 1815 ईस्वी में की गई थी या फिर हुई थी। समझ सकते हो इस प्रकार से। ठीक है, ऐसे आप लोग क्वेश्चन नंबर 7 देख सकते हो कि नेपोलियन का संबंध, यानी जो नेपोलियन था इसका संबंध किस देश से था। ध्यान से समझना, 4 ऑप्शन दे रखे हैं, जैसे ए देख सकते हो जर्मनी, बी देख सकते हो फ्रांस, सी देख सकते हो इटली, और डी देख सकते हो आप लोग इंग्लैंड। इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा आप लोग कमेंट करिएगा। ठीक है, फिर मैं आपको बताऊंगा। देखिए इसमें जो राइट ऑप्शन होगा यानी कि नेपोलियन का संबंध जो था ना वो फ्रांस से था। किससे था, फ्रांस से था। समझ में आ गया ये वाला प्रश्न भी। ऐसे आप लोग क्वेश्चन नंबर 8 देख सकते हैं, समझ में आ गया। 8वां क्वेश्चन देखो, राष्ट्रवाद का प्रारंभ जिस देश में हुआ वह है। देखिए सबसे पहले आपको ध्यान से समझना है, बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पर यूरोप ढूंढने लगेंगे। तो देखिए यूरोप एक केंद्र है, ना कि कोई राज्य, ना कि कोई देश। समझ में आ गया। तो देखिए पूछा गया कि राष्ट्रवाद का प्रारंभ जिस देश में हुआ, यानी सबसे पहले किस देश में राष्ट्रवाद का प्रारंभ हुआ उसको बताना है। तो देखिए पहला ऑप्शन यानी कि ऑप्शन नंबर ए दे रखा है जर्मनी, बी दे रखा है फ्रांस, सी दे रखा है इटली, और डी दे रखा है इंग्लैंड। इसमें राइट ऑप्शन आपका होगा फ्रांस, यानी कि राष्ट्रवाद का प्रारंभ जिस देश में हुआ वो आपका था फ्रांस। ऐसे आप लोग क्वेश्चन नंबर 9 देख सकते हो। 9 क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, 9 क्वेश्चन हमारा है कि इंग्लैंड में राजतंत्र को समाप्त कर दिया गया था, यानी कि जो इंग्लैंड में राजतंत्र था उसको कब समाप्त कर दिया गया था। का ऑप्शन नंबर ए दे रखा है कि 1660 ईस्वी, बी दे रखा है 1672 ईस्वी, और सी दे रखा है आपका 1688, डी दे रखा है 1696 ईस्वी में। तो देखिए इंग्लैंड में राजतंत्र को कब समाप्त कर दिया गया था, तो इंग्लैंड में राजतंत्र को सन 1688 ईस्वी में समाप्त कर दिया गया था। आया ऑप्शन इसका सही। ठीक है, ऐसे आप लोग क्वेश्चन नंबर 10 देख सकते हो। अब देखिए ये जो क्वेश्चन आपका है ना, ये आपका क्वेश्चन नंबर चैप्टर नंबर 2 यानी कि भारत में राष्ट्रवाद से लिया गया। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन आपको पहचानना है, क्योंकि यहाँ पर देखिएगा भारत में जितने भी नेता थे उनके नाम दे रखे हैं। ठीक है, तो ये प्रश्न हमारा भारत में राष्ट्रवाद का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन है कि करो का या फिर देखिए क्वेश्चन आपका है कि करो या मरो का नारा किसने दिया था। करो या मरो का जो नारा था वो किसने दिया था, सुभाष चंद्र बोस ने दिया था, चंद्रशेखर आज़ाद ने दिया था, या फिर भगत सिंह ने दिया था, या फिर महात्मा गांधी ने दिया था। देखिए ध्यान से समझना है, करो या मरो का नारा किसने दिया, तो महात्मा गांधी ने दिया। समझ में आ गया। इतना आसान क्वेश्चन कोई भी नहीं बता पाता। क्या बात है भाई। ऐसे आप लोग क्वेश्चन नंबर 11 देख सकते हो। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 है कि वंदे मातरम गीत के रचयिता कौन थे, यानी जो वंदे मातरम यानी जो आपका वंदे मातरम गीत था इसके रचयिता कौन थे। ऑप्शन नंबर ए दे रखा है रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन नंबर बी दे रखा है सोहनलाल द्विवेदी, ऑप्शन नंबर सी दे रखा है बंकिम चंद्र चटर्जी, ऑप्शन नंबर डी दे रखा है रामधारी सिंह दिनकर। देखिए इसका जो राइट ऑप्शन आपका होगा वो आपका होगा बंकिम चंद्र चटर्जी, यानी कि वंदे मातरम गीत के रचयिता कौन थे,
बंकिम चंद्र चटर्जी, सॉरी बंकिम चंद्र चटर्जी, ध्यान समझना, ठीक है। ऐसे आप लोग क्वेश्चन नंबर 12 देख सकते हो कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया, यानी कि जो आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन था ये कब चलाया गया। ऑप्शन नंबर ए दे रखा है 1920 ईस्वी, ऑप्शन नंबर सी दे रखा है 1927 ईस्वी, ऑप्शन नंबर बी दे रखा है या फिर डी समझ सकते हो या फिर सी समझ सकते हो 1930 और 1935। इसमें राइट ऑप्शन आपका क्या होगा, ठीक है। ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को। देखिए इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर आपका बी होगा, यानी 1930, यानी कि 1930 ईस्वी में सविनय अवज्ञा आंदोलन को चलाया गया था। इस प्रकार से आप समझ सकते हो। ऑप्शन नंबर देखिए, अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 13 है कि गांधी जी ने नमक सत्याग्रह कहाँ प्रारंभ किया गया था, या फिर कहाँ प्रारंभ किया या फिर किया था। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए दे रखा है पोरबंदर, ऑप्शन नंबर बी दे रखा है दांडी, ऑप्शन नंबर सी दे रखा है वर्धी और ऑप्शन नंबर डी दे रखा है चंपारण। इसमें राइट ऑप्शन आपका क्या होगा, इसमें राइट ऑप्शन आपका होगा दांडी, यानी कि गांधी जी ने नमक सत्याग्रह आपका दांडी में स्टार्ट किया था या फिर दांडी से प्रारंभ किया था। ऐसे आप लोग क्वेश्चन नंबर 14 देख सकते हो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज्य प्राप्त करने का लक्ष्य कब घोषित किया, यानी कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस था ना, इसने पूर्ण स्वराज्य प्राप्त करने का जो लक्ष्य था वो किस वर्ष में घोषित किया। ऑप्शन नंबर ए दे रखा है वर्ष 1920 ईस्वी, ऑप्शन नंबर सी दे रखा है, ऑप्शन नंबर बी दे रखा है वर्ष 1930 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी दे रखा है वर्ष 1929 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर डी दे रखा है आपका वर्ष 1942 ईस्वी में। देखिए इसका जो राइट ऑप्शन होगा, इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, वर्ष 1929 ईस्वी में, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज्य प्राप्त करने का लक्ष्य था ना वर्ष 1929 में घोषित किया था। समझ में आ गया। ऐसे आप लोग क्वेश्चन नंबर 15 देख सकते हो कि असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किसने किया। जवाहरलाल नेहरू ने किया, मोतीलाल नेहरू ने किया, लोकमान्य तिलक ने किया या फिर महात्मा गांधी ने किया। इसका राइट ऑप्शन होगा आपका महात्मा गांधी, क्योंकि महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए 3 आंदोलन थे आपके, असहयोग आंदोलन, सत्याग्रह और आपका सविनय अवज्ञा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इसको राइट ऑप्शन कर सकते हो। ऐसे आप लोग क्वेश्चन नंबर 16 देख लो। क्वेश्चन नंबर आपका 16 है कि असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण क्या था, यानी कि जो आपका असहयोग आंदोलन था इसको चलाने का मुख्य कारण महात्मा गांधी का क्या था, आखिर में इन्होंने इसको क्यों चलाया। तो देखिए पहला ऑप्शन इसमें दे रखा है रॉलेट एक्ट, दूसरा दे रखा है प्रथम विश्व युद्ध, तीसरा दे रखा है आपका खिलाफत आंदोलन और चौथा दे रखा है चौरी चौरा घटना। देखिए ध्यान से समझना इस प्रश्न को, बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पर चौरी चौरा की घटना कराएंगे। देखिए इसका जो राइट ऑप्शन होगा स्टूडेंट्स वो आपका होगा रॉलेट एक्ट, यानी असहयोग आंदोलन का स्टार्ट करने का या फिर प्रारंभ करने का मुख्य कारण था रॉलेट एक्ट। समझ में आ गया ये प्रश्न। बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पर चौरी चौरा की घटना करके आएंगे बट वो रॉन्ग आंसर होगा, ठीक है। राइट ऑप्शन आपका होगा रॉलेट एक्ट। ऐसे आप लोग क्वेश्चन नंबर 17, 18, 19 और 20 देख सकते हो। देखिए ऐसे हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारत वापस आने पर महात्मा गांधी जी ने पहला सत्याग्रह कहाँ किया था, यानी कि जब महात्मा गांधी जब आपके अफ्रीका से आपको पता होगा वापस आए थे तो उन्होंने सबसे पहले जो अपना सत्याग्रह था वो कहाँ पर चलाया था। ऑप्शन नंबर ए दे रखा है चंपारण, ऑप्शन नंबर बी दे रखा है आपका बारदौली, ऑप्शन नंबर सी दे रखा है अहमदाबाद, ऑप्शन नंबर डी दे रखा है खेड़ा। देखिए इसमें जो आपका राइट ऑप्शन होगा स्टूडेंट्स वो आपका हो जाएगा यहाँ से ऑप्शन नंबर चंपारण, यानी ऑप्शन नंबर ए चंपारण इसका राइट ऑप्शन होगा। ऑप्शन नंबर 8। तो देखिए ऐसे आप लोग क्वेश्चन नंबर 18 देख सकते हो कि महात्मा गांधी अफ्रीका से भारत वापस कब आए थे। बहुत आसान क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है कि महात्मा गांधी अफ्रीका से वापस कब आए थे। तो देखिए इसमें राइट ऑप्शन आपका होगा वर्ष 1915 ईस्वी में, ठीक है। बहुत सारे ऑप्शन दे रखे होंगे 1800, 1918, 1916, 1920 में आए थे बट इसका राइट ऑप्शन आपका होगा 1915 ईस्वी में, ठीक है। ऐसे आप लोग क्वेश्चन नंबर 19 देख सकते हो कि महामंदी का प्रारंभ किस वर्ष हुआ। अब देखिए ये जो प्रश्न है आपका, ये आपका चैप्टर नंबर 3 यानी भूमंडलीकृत विश्व से लिया गया। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि महामंदी का प्रारंभ किस वर्ष हुआ था, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए दे रखा है 1850 ईस्वी, ऑप्शन नंबर बी दे रखा है 1885 और ऑप्शन नंबर सी 1860, ऑप्शन नंबर डी दे रखा है 1829। देखिए इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा आपका 1829 में। ऐसे आप लोग क्वेश्चन नंबर 20 देख सकते हो कि 1890 के दशक में अफ्रीका में फैलने वाली पशु बीमारी कौन सी थी, उसका नाम बताना है आपको। ऑप्शन नंबर ए दे रखा है रिंडरपेस्ट, ऑप्शन नंबर बी दे रखा है फुट माउथ, ऑप्शन नंबर सी दे रखा है मैथ काउ, ऑप्शन नंबर डी दे रखा है एंथ्रक्रेस। देखिए इसका राइट ऑप्शन आपका होगा रिंडरपेस्ट, यानी कि 1890 ईस्वी में जो आपके अफ्रीका में जो बीमारी फैली थी पशुओं में होने वाली वो आपकी थी रिंडरपेस्ट। समझ में आ गया। तो देखिए इस प्रकार से आज की इस वीडियो के अंदर हम लोगों ने टॉप 20 क्वेश्चन, कितने स्टूडेंट्स, टॉप
जो आपके बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए टॉप 20 क्वेश्चन थे ना, टॉप 20 MCQ, वो मैंने इस वीडियो में डिस्कस किए। देखिए अगर आप ये टॉप 20 क्वेश्चन अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो बोर्ड एग्जाम में काफ़ी सारे इतिहास के प्रश्न यहीं से मिलेंगे। 70 में 70 अगर आपको टारगेट है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चैनल पर आपको वो कंटेंट दिया जाता है जिससे कि आप लोग बोर्ड एग्जाम में 90+ नंबर अचीव कर सको, ठीक है। और अगर नहीं बनाते हो तो इसको 1-2 बार वीडियो को देख लेना, आपको सारे के सारे क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो जाएंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखिए जब लास्ट के समय में लास्ट मिनट में रिवीजन करवाऊंगा तो सारे के सारे क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा, लेकिन आंसर आपको स्वयं देना होगा। आइए इस वीडियो को हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। आपसे मैं यहाँ पर निवेदन करता हूँ इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड के साथ शेयर किया ताकि हम आपके लिए एक और वीडियो ला सकें।